16 अगस्त 1979 इंदिरा गांधी अपने नाक पर रुमाल रखकर गुजरात के मोरबी शहर में आई। इसका कारण 11 अगस्त 1979 3:15 गुजरात के मोरबी डैम की दीवारें भयंकर बारिश के दबाव को झेल नहीं पाई और फट गई। 3:30 30 फीट लंबी पानी की लपटें लीलापुर और मोरबी गांव की तरफ तेजी से बढ़ी और सिर्फ 15 मिनट के ही अंदर लाखों घरों, फैक्ट्रीज, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, इंसानों और जानवरों को अपने साथ बहाकर लेकर गई। लीलापुर और अदेपुर नामक दो गांवों का नामो निशान तक नहीं रहा। 16 अगस्त 1979 मोरबी का पूरा शहर एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका था, जो मौत के अंधेरों से निकलकर दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रहा था। सौराष्ट्र का पेरिस माना जाने वाला मोरबी शहर निमिष मात्र में ही ध्वस्त हो गया। गलियां हजारों लाशों से ढकी हुई थी, दुकान मकान सारे तबाह हो चुके थे और बिजली के तारों में जानवरों की लाशें लटकी हुई थी। पूरे शहर में सड़े हुए मांस की बदबू का काला साया छाया हुआ था। बट मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस इतने बड़े हादसे से, मोरबी के इतने बड़े प्रलय से हमने कुछ नहीं सीखा है। हम आज भी वहीं के वहीं हैं, अपने रोज की जिंदगी में व्यस्त, मजे में मस्त। हम इंडिया में आने वाले गहरे आपदा को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मोरबी डैम फटा था तब उसकी उम्र कितनी थी आपको पता है? 7 साल। 7 साल में ही उस डैम ने अपना दम तोड़ दिया और हमारे देश के 25,000 लोग मौत के घाट उतर गए। लेकिन अब जरा इस डैम को देखना। यह है कर्नाटका का थोनूर टैंक डैम, जो 1000 साल पुराना है। एक एवरेज डैम की लाइफ स्पैन होती है 50 साल, यानी कि सिर्फ 50 सालों तक ही एक डैम एफिशिएंटली और सेफली अपना काम कर सकता है। लेकिन कर्नाटका के थोनूर टैंक डैम की उम्र इससे 20 गुना ज्यादा है, 1000 साल। और यह भी कोई इंडिया का इकलौता डैम नहीं है। कोनार डैम झारखंड, पोनमुडी डैम केरला, भवानी डैम तमिलनाडु, इचारी डैम उत्तराखंड, रिहान डैम उत्तर प्रदेश और करंजा डैम कर्नाटका। इन डैम्स की तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहारें लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सरकारें खामोश हैं, हम खामोश हैं। यहाँ पर 5000 लोग फंसे हुए हैं और अगर सुबह तक फायर फोर्स या आर्मी को नहीं भेजा गया तो सुबह सूरज उगेगा तो 5000 लोगों की मौत की खबर भी आएगी। मैं सरकार से मदद की भीख मांगता हूं। 19 फरवरी 2017 आईआईटी रुड़की में एक नेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 400 नेशनल और यूएस, यूके, जापान जैसे बड़े बड़े देशों के इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मिलकर इंडिया के डैम्स की वाहियात हालातों पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट पेश किया। ये जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, ये भी इसी रिपोर्ट में ही पब्लिश्ड है, जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि एजिंग एंड इनएडिक्वेट मेंटेनेंस आर द मेन रीजंस बिहाइंड इंडियन डैम्स डिटीरियोरेशन। और ये इंडिया के लिए एक बिग रेड अलर्ट है। इस मैप में आप देख सकते हो पूरे देश में 14 ऐसे डैम्स है जो मिनिमम 300 से 400 साल पुराने हैं, यानी एक एवरेज डैम की लाइफ स्पैन से 4 गुना ज्यादा बूढ़े। अब इसके अलावा भी इंडिया में 234 ऐसे भी डैम्स है जो 100 साल से ज्यादा पुराने। खुद पार्लियामेंट्री कमेटी तक ये बोल चुकी है कि हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इन डैम्स को डीकमीशन करना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल बंद करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ऑलमोस्ट ये सारे के सारे ही डैम्स आज तक ऑपरेशनल है, पुटिंग सो मेनी पीपल्स लाइव्स एट रिस्क। ये लिटरली हमारे देश के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं और लाखों मासूमों की जान जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद आवर कंट्री डज नॉट गिव अ डैम अबाउट दीज एजिंग डैम्स। अब एजिंग डैम्स तो छोड़ो, ये किस्सा सुनो। 23 फरवरी 2014 बिहार के भगलपुर शहर में गंगा नदी के ऊपर एक नए ब्रिज, सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज की नींव रखी गई। इसके 1 साल बाद तो जाकर कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ, लेकिन यह ब्रिज अब तक 3 बार कोलैप्स हो चुकी है। 27 अप्रैल 2022, 4 जून 2023 और 14 अगस्त 2023। 11 सालों का कंस्ट्रक्शन, 1710 करोड़ का मैसिव बजट, लेकिन 3 बार कोलैप्सेस, वो भी ब्रिज के इनॉग्रेशन से पहले। पुल का 80% काम पूरा हो चुका था, लेकिन अचानक पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में समा जाता। अब सोचो, फॉरेन कंट्रीज में अगर एक बिल्डिंग भी गिरती है ना, तब क्या होता है। 2023 टर्की में एक मैसिव अर्थक्वेक आया। एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से एक बिल्डिंग गिरी जिसमें 96 लोग मारे गए, और इसके लिए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अहमद कारा को 17 सालों की जेल हुई। विक्टिम्स के रिलेटिव्स ने भी कहा कि वो इस जस्टिस से खुश है।
1995 सोल में एक मॉल गिरा, 500 लोग मारे गए, कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल की सजा हुई। 2002 दुबई में एक सैलिनेशन प्लांट की छत कंस्ट्रक्शन के वक्त ही नीचे गिर गई और 9 वर्कर्स मारे गए। इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर को 3 साल की सजा हुई और उसे 63 लाख रुपीस का कॉम्पेंसेशन भरना पड़ा हर एक विक्टिम की फैमिली को एज मनी। बट इंडिया में यही हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। देयर इज लिटरली नो मेजर लीगल रेपरकशंस बिकॉज देयर इज नो नेशनल लॉ। कभी सोचा है कि क्यों मल्टीनेशनल इंफ्रा कंपनीज जो दुबई, सिंगापुर, सऊदी जैसे देशों में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बहुत ही सक्सेसफुली बना लेते हैं, वही कंपनीज के प्रोजेक्ट्स इंडिया में क्यों फेल हो जाते हैं? दिस इज बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए कोई डेडिकेटेड नेशनल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ ही नहीं है। Delhi airport roof collapse, Jabalpur airport roof collapse, canopy collapse in Rajkot airport, bad condition of Ayodhya new roads, leakage in Ram Mandir, cracks in Mumbai train harbour link roads, 3 new bridges falling down in Bihar 2023 and 24, Pragati Maidan tunnel submerging. All this has been collapsed. अब रुको, इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इसे एक दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करके देखते हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सबसे पहले यूएई गवर्नमेंट किसी भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इस वेबसाइट पर इशू करती है, जैसे आपको वेबसाइट पर दिख रहा होगा। उन्होंने क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वो दुबई के नेशनल लॉ के तहत ही टेंडर्स इशू करते हैं। अब इस लॉ के आर्टिकल 10, 11, 15 और 16 में अगर आप देखोगे तो काफी चीजें इंडिया से अलग मिलेगी। सबसे पहले तो वहां पर कोई भी रैंडम कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही उठ के टेंडर नहीं भर सकता। हर एक कॉन्ट्रैक्टर को पहले कुछ मैंडेटरी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्टर के डिटेल्स के साथ उसके कौन से कामों में एक्सपर्टीज है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था और बाकी जगहों पर उसने कैसे काम किया है, उसने पिछले काम में कौन सी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज किए, ये सारी चीजों को बारीकियों से देखा जाता है। इसके अलावा उनके आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा हुआ है कि टेंडर कोटेशन में ही कॉन्ट्रैक्टर कैसे डिजाइन में प्रोजेक्ट बनाएगा, किस टाइप का मटेरियल यूज करेगा, मटेरियल और डिजाइन किन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे, फॉर एग्जांपल ISO 9000 सर्टिफाइड स्टील होगा, ऐसे सारे मटेरियल्स के डिटेल्स होते हैं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, वो डिलीवरी कितने टाइम में करेगा। और हाँ, सरकार भी पहले ही टेंडर में लिखती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर टाइमली डिलीवरी नहीं करेगा तो उसके रिपरकशंस भी क्या होंगे। इस सब के थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को चुना जाता है जो बेस्ट क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए, ना कि सिर्फ वो चीपेस्ट रेट में काम करे बट ऑल्सो टाइमली डिलीवरी दे सके। अब इसके कंपैरिजन में हमारे लीगल टेंडर्स का हाल देखो। ये महाराष्ट्र में हो रहे एक प्रोजेक्ट का लीगल टेंडर है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का सिर्फ एक मेजर रिक्वायरमेंट है कि उनकी कंपनी ने पिछले 5 सालों में सिमिलर नेचर ऑफ वर्क का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडल किया है या नहीं। मैं इस टेंडर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप पूरा टेंडर रीड करके देख सकते हो। क्वालिटी ऑफ वर्क, मटेरियल्स यूज्ड, बेसिकली इसमें प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन से क्लियरली मेंशन नहीं है और अगर उस क्वालिटी का काम ना हो तो क्या पेनल्टी होगी, ये भी कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया। और हाँ, अगर मान भी लो कि हमारे देश में भी कुछ स्पेशल केसेस में ऐसे प्रोसेस को फॉलो भी किया जाता होगा, तब भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के कुछ खास रेपरकशंस नहीं होते। क्योंकि देखो, हमारे यहां पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह एक्ट छोटे पर्सनल लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे लीज एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर मेगा पब्लिक लेवल इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स तक के लिए यूज होता है और इसीलिए इसमें इंफ्रा फेलियर्स के कुछ खास सीरियस रेपरकशंस मेंशन्ड ही नहीं है। मेजरली ये एक्ट कहता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो आप ऑपोजिट पार्टी को लीगली स्यू कर सकते हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड हुई या फिर उसमें कुछ मेजर इश्यूज डेवलप होने लगे या इवन वर्स अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल या कोलैप्स की वजह से पब्लिक फेटालिटी हुई तो उसका एग्जैक्ट क्या लीगल पनिशमेंट होगा, इस पर कोई कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां टर्मिनल का एक हिस्सा अचानक से ही गिर गया। Over 130 people have lost their lives in a very unfortunate incident in Gujarat when a 6-story under construction building fell on a residential tower in Shahberi village of Greater Noida. अब आप जरा सोचो, हमारे देश में टेररिज्म जैसे क्राइम्स जिनके लिए हमारे BNS में प्रॉपर लीगल पनिशमेंट्स लिखे गए, इसके बावजूद भी क्राइम प्रूव होने में सालों लग जाते हैं और तब तक क्रिमिनल आजाद घूमते हैं। तो ऐसे केसेस में तो क्या ही पनिशमेंट और रेपरकशंस। इसके अलावा एक और एक मेजर रीजन है, इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेशन के लिए फॉलो होने वाला प्रोसीजर ही इनकॉम्पिटेंट है।
हम L1 यानी लीज कॉस्ट मेथड से कॉन्ट्रैक्ट्स एलोकेट करते हैं, जिसका मतलब हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे सस्ता प्राइस कोट करेगा, ज्यादातर केसेस में गवर्नमेंट पब्लिक इंफ्रा के कॉन्ट्रैक्ट्स उसे ही दिए जाते हैं। सो जब कॉन्ट्रैक्टर्स का ओनली क्वालिफिकेशन या इंसेंटिव है कम से कम रेट में ही प्रोजेक्ट को क्लियर करना, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने के चक्कर में क्वालिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज होगी ही। ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, कहाँ गया? बोगस काम चालू है, ये बघा, ये सगळं बोगस काम है, बोगस। सो ऑल इन ऑल, ना तो कोई नेशनल लेवल लॉ है जो एंश्योर करे कि एक सुपीरियर क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और जो थोड़े बहुत लीगल एक्ट्स है उनका भी लीगल एनफोर्समेंट एक्सट्रीमली वीक है। 3 blacklisted tainted contractors who were involved in the road scam, they were again awarded contracts. इस बात को मुंबई के एक टॉप लीगल फर्म ने भी हाईलाइट किया था। उन्होंने भी कहा है कि इंडिया को एक नेशनल प्रोक्योरमेंट लॉ की जरूरत है जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स से प्रोजेक्ट्स किस तरह से डेवलप करवा रही है इस पर रेगुलेशंस रखे। अच्छा, ये तो हमने उन प्रोजेक्ट्स की बात की जो अभी बन रहे, डेवलप हो रहे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आज से कई सालों पहले बन चुके, ब्रिटिशर्स के जमाने से खड़े, उन प्रोजेक्ट्स के लिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई नेशनल स्ट्रक्चरल ऑडिट लॉ ही नहीं है। अब लॉ नहीं तो पूरे देश में एक सिंगल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस भी नहीं है, जैसे कितने टेन्योर के एक्सपीरियंस वाले ऑडिटर को ऑडिट करना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली ये ऑडिट्स होने चाहिए, क्या पैरामीटर्स चेक होने चाहिए वगैरह। तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मन मर्जी से ऑडिट कर लेते हैं और जिस एजेंसी से वो चाहे उसी से ऑडिट करवा लेते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें यह भी है कि ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कई बार तो यही क्लियर नहीं होता है। ब्रिजेस के एग्जाम्पल को ले लो, देश में हाईवे ब्रिजेस NHAI के अंडर है, रेलवे ब्रिजेस रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर है, स्टेट हाईवे ब्रिजेस स्टेट मिनिस्ट्रीज के अंडर में, बॉर्डर एरिया ब्रिजेस BRO के अंडर है। तो ये सारे अथॉरिटीज यही सोचते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट एक डिपार्टमेंट करेगा, वही दूसरा डिपार्टमेंट सोचता है कि ऑडिट पहले वाले ने किया होगा। 2019 में मुंबई के अंधेरी में ब्रिज कोलैप्स हुआ। यहां पर भी जस्ट 6 ही महीने पहले ब्रिज को सेफ टू यूज डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर बाद में TOI के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो ये ऑडिट करने वाली कंपनी थी वो तो अंधेरी के ही एक 3 माले की बिल्डिंग जिसमें लिफ्ट तक नहीं था, उसके 3rd फ्लोर पर एक छोटे से फ्लैट से ऑपरेट करती थी। उनके पास कोई प्रॉपर ऑफिस तक नहीं था। अब ये न्यूज बाहर आते ही रेलवे और BMC दोनों एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू कर दिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि यार हमने तो इसका ऑडिट नहीं करवाया था। त्यांच्या अपेक्षित ते जे मागणी असते त्यानुसार त्यांना पैसे देते, हे रेल्वेचं आहे, रेल्वे प्रशासनाची ती पूर्णपणे जबाबदारी आहे। सेम प्रॉब्लम डैम्स में भी है। हालांकि डैम्स के केस में सरकार ने डैम्स प्रोटेक्शन एक्ट 2021 बना रखा है, जिसके हिसाब से बारिश के पहले और बाद में डैम्स के ऑडिट्स करवाना मैंडेटरी है। पर इसमें भी उन्होंने आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है कि एक डैम का ओनर ही सारे इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस करवाएगा। सो इससे अगेन एक लूप होल निकल कर आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक ब्लेम गेम का, क्योंकि इंडिया में सारे डैम्स स्टेट ओन तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टेट में भी उस स्टेट के कई डिपार्टमेंट्स के अंडर ओनरशिप है, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह। और कुछ डैम्स जैसे भाखड़ा बीज मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जैसे डैम्स तो सेंट्रल PSU ओन करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मुल्लापेरिया डैम ही है, जिसपे अभी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाया था। यह है मुल्लापेरिया डैम की हालत। आप क्लियरली देख सकते हो डैम की दीवारों पर क्रैक्स आ चुके हैं, पानी लीक हो रहा है। आप सोचो, पूरे विश्व के इतिहास में वन ऑफ द डेडलीस्ट डैम फेलियर्स मोरबी डिजास्टर में 25,000 लोग मारे गए थे। लेकिन कई ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से, भगवान ना करे, लेकिन अगर केरला का ये मुल्लापेरिया डैम फटा तो इसके आसपास के ये 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स और 35 लाख लोग बाढ़ में डूबकर मर सकते हैं। और इसीलिए हमें एक सीरियस नेशनल लेवल स्ट्रक्चरल ऑडिट लॉ की भी जरूरत है, जो स्टेट डिपार्टमेंट्स पर कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी डाले, अपने स्टेट के एजिंग डैम्स और ब्रिजेस जैसे पब्लिक इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की खुद ही सिंगल हैंडेडली जिम्मेदारी लेने की। नो मोर ब्लेम गेम्स एंड नो मोर पासिंग द बक। लेकिन लेट्स फेस इट, ये सिस्टम्स इंडिया में इंप्लीमेंट होने में बरसों लग सकते हैं, और ये होंगे भी कि नहीं इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये खुद एक प्रायोरिटी नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूं, जिसे सपनों की नगरी कहते हैं।
और उसका हाल ये है। खड्डे हुए कि मेरे कमर पे बेल्ट लग चुके हैं। बीएमसी का क्या काम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो काम करते तो अच्छी क्वालिटी का काम क्यों नहीं करते गवर्नमेंट। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, मुंबई कर्स हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में आते हैं, लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी हमें क्या फैसिलिटीज मिल रही है? यार देश के फाइनेंशियल कैपिटल में अब जाके मेट्रो आ रही है आज 2025 में। ऐसे सिटी में रहना किसका सपना है? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, यूएस से भी आगे, ये हमने बहुत सुना है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। हम दुबई, चाइना, यूएस से खुद को इकोनॉमिकली कंपेयर तो कर लेते हैं, लेकिन हम में और इन देशों में एक बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया में एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मोरबी में एक 140 साल पुराना ब्रिटिश एरा का ब्रिज, झुलटो पुल, एक लंबे मेंटेनेंस ब्रेक के बाद गुजरात की जनता के लिए ओपन हुआ, लेकिन इसके कुछ 5 दिनों के बाद ही 30 अक्टूबर 2022 के दिन ब्रिज टूटकर गिर गया और इस 140 साल पुराने पुल ने एक झटके में 140 लोगों की जान ले ली। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात तो यह है कि इस हादसे को आज 2 साल हो चुके हैं। पुलिस ने तब 10 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, 2 सालों से कोर्ट में केस दर्ज भी हो रखा है, लेकिन फिर भी पुलिस को चार्जशीट यानी कि कौन से क्राइम के लिए ओरेवा कंपनी को बुक करे वही नहीं समझ में आ रहा, और इसीलिए इन सबको बेल मिल गई। 140 लोगों को मार के भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स आज आजाद घूम रहे, और हमारे देश के पॉलिटिशियंस 40 लाख का ब्राइब लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी जब इनके घर पर रेड पड़ी तब उनके घर से 6 करोड़ रुपए हार्ड कैश में बरामद हुए। Eye-popping mountain of cash worth 6 crore rupees was found after searches at the home of a bureaucrat. 2015 में कर्नाटका के एक मिनिस्टर की वाइफ को एक स्टिंग ऑपरेशन में 7 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। इसी साल मार्च में ही दिल्ली के फॉर्मर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को करप्शन के केस में अरेस्ट किया। उनके क्लोज एसोसिएट के घर में 2.5 करोड़ रुपए कैश और करीब 1 किलो सोना पकड़ा गया। मंत्री छोड़ो, पीडब्ल्यूडी जैसे ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले कुछ इंजीनियर्स को ही देखो। नोएडा के एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के पास 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, मर्सिडीज, ऑडी जैसे 5 अल्ट्रा प्रीमियम कार्स, खुद का एक स्कूल, एक लग्जरी होटल और एक बैंक्वेट हॉल मिला। बट इनकी ऑफिशियल सैलरी कितनी है पता है? 60,000 रुपए। He earns just 65,000 a month. But these assets owned by this assistant engineer of the Noida Authority will take your breath away. इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस और वीडियोस से। इन सरकारी ऑफिसर्स का बस यही चल रहा है, पुल बने या टूटे, साहब की घूस ना छूटे। लेकिन ये पैसे पता है कहां से आ रहे हैं? पब्लिक के टैक्स के पैसों से हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। मुंबई के गोखले ब्रिज को पहले से बने एक फ्लाईओवर से जोड़ना था, लेकिन अब गोखले पुल और बर्फी वाला पुल को जोड़ने वाले पुल के बीच मिस अलाइनमेंट है, यानी इसमें 3 से 6 फीट का अंतर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन सब के पीछे हमारी भी गलती है, हमारे सोच की गलती है। सरकार को अच्छे से पता है, इलेक्शंस के पहले धर्म, जात पात, लैंग्वेज, इन सब चीजों के नाम पर दंगे भड़का के हमें वोट्स मिल ही जाएंगे। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। इंफ्रास्ट्रक्चर की किसको पड़ी है? और इसीलिए हम भी तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। हमें ही इन नेताओं को उनके डिवाइसिव पॉलिटिक्स से जीतना बंद कराना होगा। हमें ही मिलकर सरकार से असली मुद्दों पर सवाल खड़े करने होंगे। एयर पोल्यूशन कब कम होगा? इंडिया के हाई AQI के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? हमें अच्छे रोड्स कब नसीब होंगे? मुंबई जैसे शहरों का चांद की सतह की तरह दिखना कब बंद होगा? इंडिया में बूढ़े हो रहे ये डैम्स को बंद करके नए स्ट्रॉन्गर और ज्यादा एफिशिएंट डैम्स कब बनाए जाएंगे? ब्रिजेस का गिरना कब रुकेगा? बिहार जैसे राज्य कब इंसानों के लिए सेफ बनेंगे? पिछले साल जून से जुलाई सिर्फ 1 महीने में बिहार में 12 ब्रिज कोलैप्स हुए हैं। 12। यार दूसरे देशों में तो रेतों में तक स्काई स्क्रेपर्स खड़े हो जाते हैं, और हमारे देश की पक्की जमीनों में भी हम एक रोड को 2 साल तक नहीं चला पाते। उद्घाटन के बाद पुल पर जैसे ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, सड़क पर दरारें नजर आने लगी। ये कब बदलेगा? एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ेगा? देश में क्राइम रेट्स कब कम होंगे?
करप्शन कब रुकेगा? ये वो मुद्दे होने चाहिए जिन पर हम सवाल पूछे और बहुत ही सोच समझकर अपनी सरकार को खड़ी करें। वरना अफसोस, मोरबी डैम कोलैप्स जैसे हादसे, 25,000 लोगों की कुर्बानी भी हमें कुछ नहीं सिखा पाई। ऑल्सो मैंने मुल्लापेरियर डैम डिस्प्यूट पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है। ये मेरे हिसाब से एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे अगर समय रहते फिक्स नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद कैसे 2 स्टेट्स की गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की वजह से इस इशू को इग्नोर कर रही है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है जो आपको जरूर देखना चाहिए और उस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए। यहां पर कहीं आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।